नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठ, या कहें कि जूतम पैजार मची है। इन दिनों मानसून के साथ साथ देश में यूसीसी बोले तो समान नागरिक संहिता पर खचिया भर भर कर ज्ञान बरस रहा है। झूठ को सच में मिलाकर इस तरह से बेचा जा रहा है जैसे दूध में पानी। इसे दो शब्दों वाले भाई से समझिए। 3 तलाक, 370 और राम मंदिर के बाद मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसका आगाज नई संसद से होगा। सूत्रों की अगर माने तो मॉनसून सत्र में मोदी सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का बिल ला सकती है। इसी को कहते हैं जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। अभी तक यूसीसी का कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया है। सरकार की तरफ से इसकी कोई सूचना जारी नहीं है कि मानसून सत्र में यूसीसी बिल आएगा। फिलहाल सिर्फ इतनी सी जानकारी है कि विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी कर यूसीसी के बारे में लोगों के सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। यह प्रक्रिया 14 जून से 14 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके बाद आयोग सामने आए सुझावों और प्रतिक्रियाओं के ऊपर मंथन कर अपने प्रस्तावित बिल को अद्यतन करेगा। फिर उसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद सरकार इसे संसद में पेश करने का निर्णय करेगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होगा। एक हफ्ते के भीतर किसी एक्ट का ड्राफ्ट बनाना और उसे संसद में बतौर बिल पेश करना लगभग असंभव है। मैं यह नहीं कहता कि यह हो ही नहीं सकता। आखिर किसको पता था कि रातों रात यह दैवीय कार्य हो जाएगा। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन तर्क और परिस्थितियां कहती हैं कि अमीश देवगन और इनके जैसे हुड़कचुल्लुओं के सूत्र फ्रॉड और मनगढ़ंत हैं। ये खुद ढपोर शंखी हैं। मानसून सत्र में यह बिल संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा, खबरों में झूठ और सच सानकर आपको पनिया दूध बेचा जा रहा है। एक और लहकटई वाला झूठ देखिए। कोई विरोध नहीं कर रहा, मुसलमानों के सिवा कोई विरोध नहीं कर रहा, हिंदू भी विरोध नहीं कर रहा, ट्राइबल भी विरोध नहीं कर रहा, अलग अलग राज्य भी विरोध नहीं कर रहे, सिख भी विरोध नहीं कर रहे, पारसी भी विरोध नहीं कर रहे, जैन भी विरोध नहीं कर रहे, बौद्ध भी विरोध नहीं कर रहे। राष्ट्रीय चैनलों के पर्दे पर बैठकर सीधा सपाट झूठ बोलने की हिम्मत इन ढपोर शंखियों ने हासिल कर ली है, क्योंकि ये सारी ताकत कहीं और से सप्लाई हो रही है। इनको सिर्फ अभिनय करना है। देखिए सिखों और क्रिश्चियंस का क्या रुख है यूसीसी पर। नागालैंड जॉइंट क्रिश्चियन फोरम, जिसमें नागालैंड के सारे ईसाई संप्रदाय शामिल हैं, ने यूसीसी के खिलाफ अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया और कहा कि ये देश के धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के विपरीत है। एनजेसीएफ ने अपने उपाध्याय डॉक्टर एन पाफिनो द्वारा जारी किए एक बयान में कहा, इस समय यूसीसी का पुनरातन केंद्र भाजपा की एक और चाल के रूप में देखा जा रहा है। एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने गुरुवार को परंपराओं, संस्कृति और अल्पसंख्यकों की विशिष्ट पहचान संभावित तौर पर मिटने की चिंताओं के हवाला देते हुए यूसीसी का विरोध किया। धामी ने कहा, एसजीपीसी ने यूसीसी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और इसके लागू होने का विरोध करती है। यह एक खुला सच है कि देश के बड़े तबके में यूसीसी से जुड़ी बहुत सी चिंताएं और आशंकाएं हैं, लेकिन चूंकि अभी तक इसका कोई पक्का मसौदा सामने नहीं आया है, अभी यह विधि आयोग के टेबल पर है, इसलिए अभी इसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करने से बचना चाहिए। बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन हुड़कचुल्लुओं की तरह बिना सूत कपास के लट्ठबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम आप कुछ भी कहें वो करेंगे, वो बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इशारा ऊपर से हुआ है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। जाहिर है सरकार की मंशा साफ है। यह भाजपा का बहुत पुराना वादा भी रहा है, लेकिन जब तक इसका ड्राफ्ट या इसके प्रावधान सामने नहीं है, तब तक उस पर सिर्फ फड़ौवल की बात समझ में नहीं आती। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इसके जरिए समय से पहले ही यूसीसी के मसले पर ध्रुवीकरण करना, माहौल बनाना और एक समुदाय विशेष को इस मुद्दे पर अलग थलग करना। यूसीसी को लेकर तमाम हिस्सों में चिंताएं जाहिर की गई हैं। मसलन इस देश की एक बड़ी आबादी आदिवासियों की है, जो मध्य और पूर्वी भारत के जंगलों में निवास करती है। वह भी सशंकित है। हम सर्वादिवासी समाज की तरफ से देश में समानता के बगैर
किसी भी समान नागरिक संहिता का हम विरोध करते हैं। आदिवासी समाज की अपनी रीतियां हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने विवाह के तरीके हैं और उसमें संपत्ति पे अधिकार, उत्तराधिकार और बंटवारे की अपनी परंपराएं हैं और उसके साथ साथ संविधान के द्वारा आदिवासी समाज को विभिन्न कानूनों और प्रावधानों के माध्यम से संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन ये जो समान नागरिक संहिता है, इसके आने से हमें आशंका है कि हमारी रीति नीति, विवाह पद्धति, संपत्ति के अधिकार और तमाम जो संवैधानिक संरक्षण आदिवासी समाज को संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से जो मिला हुआ है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार जो जिस प्लान से जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, इसे आदिवासी समाज का सबसे बड़ा घाटा होगा। झारखंड ही नहीं, हर प्रदेश में आदिवासियों का अपना अपना टेंडेंसी एक्ट है, तो इसको हमें लगता है आदिवासी समाज के लिए बहुत दूरगामी और न्यायपूर्ण संगत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हम लोग पूरे राष्ट्रव्यापी विरोध करेंगे। यही स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों की भी है। The Uniform Civil Code, according to the National People's Party, I'm talking from a party point of view as of now, it goes against the actual idea of India itself. India is a diverse nation, and the diversity is what is our strength. And of course, we don't know what will happen in the sense that whether what kind of bill will come out, if it does come out. So, without seeing the actual content of a draft, if it comes out, it will be difficult to go into details. लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ मुसलमान ही है जिससे बचाने के लिए इस देश को यूसीसी की जरूरत है। वह मुसलमान ही है जिसकी वजह से अब तक इस देश में यूसीसी लागू नहीं हो सका, और वह यूसीसी ही है जिसके न होने के कारण आज मुसलमानों की यह दुर्दशा है। यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। और एक बार जब ऊपर से इशारा मिल जाए तो फिर आगे का काम हुड़क चुल्लुओं की फौज संभाल लेती है। देखिए क्या से क्या जहालतें फैलाई गई, मानो सिर्फ मुसलमान ही है जो इसकी चपेट में आएगा। और मुस्लिम पुरुष को सिर्फ 4 महीने 10 दिन तक, जिसे इद्दत बोलते हैं, इस वक्त तक का गुजारा भत्ता जो कि एक मामूली रकम होती थी, वो लड़की को देनी पड़ती थी। मात्र 4 महीने 10 दिन की रकम देकर हो गया तलाक। उसके बाद वो क्या करेगी? लेकिन नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर चल रहा था और चल रहा है, लेकिन नहीं, इंडिया में जहाँ एजेंडा ये बनाया जाता है कि मुसलमान खतरे में है, वहाँ एक कानून देश के लिए लागू होने की बात कर दीजिए तो हंगामा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एक घर में 2 कानून अब नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर की तो इस पर सियासी घमासान मच गया, उछाल आ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि यूसीसी की देश में कोई आवश्यकता तक नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क तो खुलेआम कह रहे हैं कि चाहे जो आ जाए, चाहे जो कर लो, हम तो सिर्फ मौलानाओं और मुफ्तियों की बात ही मानेंगे। कोई विरोध नहीं कर रहा, मुसलमानों के सिवा कोई विरोध नहीं कर रहा, हिंदू भी विरोध नहीं कर रहा, ट्राइबल भी विरोध नहीं कर रहा, अलग अलग राज्य भी विरोध नहीं कर रहे, सिख भी विरोध नहीं कर रहे, पारसी भी विरोध नहीं कर रहे, जैन भी विरोध नहीं कर रहे, बौद्ध भी विरोध नहीं कर रहे। क्यों शादी टूटने पर किसी बेटी को उसका हक मिले और किसी को ना मिले? जो प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार एक कानून दो, बहुत नाइंसाफी है। संपत्ति और वसीयत के अधिकार एक जैसे हो जाएंगे। सवाल यह है कि फिर कौन नहीं चाहता है कि इस मामले में बेटे और बेटियों के बीच भेद ना हो। इस कुकुर झोंझों में सुशांत सिन्हा महोदय की दर्ज की गई टिप्पणी सबसे अहम जान पड़ती है। तो जिनके सालों साल के राज में मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में रहे, वो मुसलमानों के मसीहा, और जिनके राज में मुसलमान 2 BHK फ्लैट में रहे, वो मुसलमान को मारने के लिए सत्ता में आए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सत्ता में आए। ये नैरेटिव आपको खुद तोड़ना होगा बॉस। कौवा कान ले गया और कौवे के पीछे दौड़िएगा तो हमेशा दौड़ते रह जाइए। इसके बाद तो बस यही कहना शेष रह गया था कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है। डीएनए में क्या, हमारी अस्थिमज्जा, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, हर जगह डेमोक्रेसी का ही जलवा है। और जहां डेमोक्रेसी से काम न चले वहां विविधता का चटक चूरन चाट लीजिए। अमेरिका जो विविधता के मामले में भारत जैसा है, अमेरिका में राज्यों के पास अपने अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका में कुछ जरूरी मामलों में पूरे देश में एक कानून लागू होता है। अमेरिका में सुरक्षा, टैक्स, प्रॉपर्टी और धार्मिक मामलों पर एक कानून है जो पूरे देश पर लागू होता है। वहां तो कोई विरोध नहीं होता। लेकिन नहीं, इंडिया में जहां एजेंडा ये बनाया जाता है कि मुसलमान खतरे में है, वहां एक कानून देश के लिए लागू होने की बात कर दीजिए तो हंगामा हो जाता है।
इस घामड़ आदमी की बात पर ज्यादा समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम आप कुछ और बातें जान लें। जिस अमेरिकी विविधता की यह बात कर रहा है, वहां एक एफ्रो अमेरिकन ब्लैक राष्ट्रपति रह चुका है, एक भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति है। हमारे यहाँ सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना मात्र से कुछ लोग सिर मुंडवाकर संसद में धरना प्रदर्शन की धमकी देने लगे थे। ये वही लोग हैं जिनकी चरण वंदना में सुशांत बाबू दंडवत पड़े हैं। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी। इस विविधता को यहीं पर छोड़ देते हैं। हमारे संविधान ने यूसीसी दिया नहीं, बल्कि इसे आर्टिकल 44 के एक वाक्य में निपटा दिया। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जाहिरन हमारे संविधान निर्माताओं को भारत की जमीनी हकीकत के बारे में अंदाजा था। यह अनेकानेक संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों, आस्थाओं का देश है। इसे किसी एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता। एक चीज होती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी सकारात्मक विभेद। भारत में इसे सिर्फ आरक्षण के संदर्भ में देखा जाता है। इसका दायरा बहुत विस्तृत है। ऐसे समूहों को भेदभाव करते हुए लाभ पहुंचाना जो कि सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं और सांस्कृतिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। इससे डाइवर्सिटी यानी विविधता गहराई तक जुड़ी हुई है। यूसीसी किस रूप में सामने आएगा, इसके प्रावधान क्या होंगे, इसको देखकर कोई नजरिया बनाने की जरूरत है। भारत जैसे विविधता वाले देश में शादी, तलाक, विरासत, संपत्ति जैसे मसलों को किसी एक कानून से संचालित करने के पहले बहुत बड़े पैमाने पर बातचीत, सलाह मशवरे, सहमति और खुले मन की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत है कि इतने संवेदनशील विषय को चुनावी अखाड़े का दांव पेच न बनाया जाए। लेकिन संयोग कहें या प्रयोग, इस मामले में खुद प्रधानमंत्री जी की नीयत एकदम साफ है। वो इसे चुनावी मंच से हवा दे रहे हैं, चुनावी लाभ उठाने की मंशा से। चुनावी कीचड़ में घसीटने से यूसीसी का भला नहीं होगा। खुद हिंदुओं को भी इससे तमाम दिक्कतें पेश आने वाली हैं। अविभाजित हिंदू परिवार की विशेष स्थिति का क्या होगा? उन्हें मिलने वाली टैक्स छूट का क्या होगा? क्या हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम भी खत्म होगा? इन सवालों का सही जवाब यूसीसी की वास्तविक ड्राफ्ट सामने आने के बाद ही तय होगा। बीते दिनों घटी दो अहम घटनाओं ने एक बार फिर से साबित किया कि भारत को विश्वगुरु बनाने का कोई मौका सत्ताधारी वर्ग छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन गुरु होने के लिए जिस भरोसे, आत्मविश्वास, धैर्य और आलोचना के प्रति स्वस्थ नजरिया रखने की जरूरत है, उसका नितांत अभाव है। आपको ये देखना चाहिए कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। इस लेवल का आत्मविश्वास आज क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर थे। वहां घटी 2 घटनाओं और उस पर भारतीय पक्ष की प्रतिक्रिया ने साबित किया कि विश्वगुरु बेहद टची, बोले तो छुई मुई टाइप हैं। किसी ने सवाल किया नहीं कि तिल मिलाने लगे। पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को सुनिए। The president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये वही वाले ओबामा हैं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इस चीज के में उलझ गए। मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। अब इतने करीबी मित्र ने कुछ कह दिया तो मित्रता का मान तो रखना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन नहीं, लगा दिया अपनी दीवाने खजाना को ओबामा के पीछे छर्रा देकर। भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कारों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे।
इन मोहतरमा का हमेशा राग रणथंभोर ही चलता रहता है। ईटा पत्थर लेकर चढ़ बैठी, कोई इन्हें बताए कि दो देशों के बीच जारी गतिरोध और अपने देश के भीतर एक समुदाय के साथ सिस्टम द्वारा किए जा रहे संस्थागत भेदभाव में उतना ही अंतर है जितना कटहल और मटन की सब्जी में। देश की वित्त मंत्री का ओबामा पर हमला हमें कुछ संकेत देता है। मसलन हड़बड़ी में प्रतिक्रिया देना वैश्विक कूटनीति में कमजोरी की निशानी है। दूसरा, यह हमला संकेत देता है कि देश के भीतर जो छवि बनाई गई है कि भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उससे यह मैच नहीं करता। तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने जिस राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक सफल द्विपक्षीय दौरा संपन्न किया है, सीतारमण का हमला उन बाइडेन के ऊपर भी है, क्योंकि बाइडेन ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे। इस लिहाज से सीतारमण का हमला अधूरी जानकारी का संकेत देता है। बहरहाल, इन तमाम बिंदुओं और बारीकियों के बारे में अगर आप किसी खबरिया चैनल, खासकर हिंदी के किसी खबरिया चैनल पर जानकारी ढूंढेंगे तो आपके हाथ यह कचरा लगेगा। ओबामा जैसे नेता आज भी भारत में हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच मतभेदों को एक बड़ा मुद्दा बनाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, और ये पश्चिमी देशों के नेता भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के इस उदय को समझ नहीं पा रहे। जो प्रवचन ओबामा भारत को दे रहे हैं, उन भाई साहब का वो ज्ञान तब कहां चला गया था जब वो मुसलमानों पर हर दिन बम गिरा रहे थे। बॉस बम गिराते थे। और नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे जा चुके मानवाधिकार के ऐसे नकली चैंपियन से मिलवाएंगे जिसने एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बॉम्ब गिराए। बराक ओबामा के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है। वो ऐसा कहकर ये बताना चाहते हैं कि वो कितने बड़े अहिंसावादी और अल्पसंख्यक अधिकारों के शुभ चिंतक हैं। आज हम बराक हुसैन ओबामा के इस दोहरे चरित्र का विश्लेषण करेंगे। आप चाहें तो इस कचरे को सहेज कर रख लें या कूड़ेदान में फेंक दें, इनको बस नाचने का इशारा चाहिए। प्रधानमंत्री अभी परदेश की धरती पर ही थे। डीएनए में लोकतंत्र होने के हवाले से कह रहे थे कि भारत के अल्पसंख्यकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लगभग उसी वक्त उनके एक नौकंज लोचन ने असम से जहरीली फुंफकार मारी। भारत में कई हुसैन ओबामा हैं। वॉशिंगटन जाने से पहले इन जैसों पर ध्यान देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। असम पुलिस हमारी इन प्राथमिकताओं के अनुसार काम करेगी। यह खुले तौर पर बराक ओबामा की मुस्लिम पहचान पर हमला था। ये असम के मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, लेकिन इन्हें कतई चिंता नहीं कि डीएनए में घुसे हुए लोकतंत्र की क्या हालत हुई होगी। इसके बाद जो काम हुआ वह और भी भयावह था। इसमें ऑनलाइन ठलुआ ट्रोल ब्रिगेड के अलावा हमारे हुड़कचुल्लू एंकराओं की भूमिका भी रही। व्हाइट हाउस में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। माननीय प्रधानमंत्री, भारत ने स्वयं पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते गर्व किया है, पर ऐसे कई मानवाधिकार समूह हैं जिनका कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों का मुंह बंद करने की चेष्टा की है। आज आप यहाँ व्हाइट हाउस में हैं, जहाँ दुनिया के अनेकों नेताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही है। आप और आपकी सरकार मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर क्या कदम उठाने वाली है? इसके बाद इस महिला पत्रकार के साथ वही सब हुआ जो अब तक अनगिनत विपक्षी नेताओं, महिलाओं, दलितों, मुसलमानों के साथ ऑनलाइन हो चुका है। आईटी सेल की रक्त पिपासु सेना ने पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का ऑनलाइन चीरहरण शुरू कर दिया। आज तक वाले चौधरी साहब तिहाड़ शिरोमणि के साथ साथ ट्रोल शिरोमणि भी बन चुके हैं। आजकल उनके प्राइम टाइम शो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गहन अध्ययन के जरिए आप तक पहुंचते हैं। सो उन्होंने भी सबरीना सिद्दीकी के खानदान, उनके रहन सहन के चीरहरण में अपनी चरम कुंठा को तृप्त किया। एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि यह सवाल एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने पूछा, और उस महिला पत्रकार ने जो पूछा वो पाकिस्तान मूल की है, और इस महिला मुस्लिम पत्रकार के पिता का जन्म भारत में हुआ था। यह आज तक का गोल्ड स्टैंडर्ड जर्नलिज्म है। सबरीना के खानदान का पोस्टमार्टम ही आज तक के लिए सबसे बड़ी जनहित की पत्रकारिता है। बाद में सबरीना ने अपने हिंदुस्तानी होने का प्रमाण पत्र ट्विटर पर दिया, लेकिन इतने से भला कहाँ किसी का भला होता है। अगर ऐसा होता तो आज रवीश कुमार सोशल मीडिया पर सबसे सुखी व्यक्ति होते। यहाँ महिला, मुस्लिम और वैचारिक असहमति वालों का खुलेआम आखेट होता है। यहाँ किसी कानून का राज नहीं चलता। ऑनलाइन हिंसा से परेशान सबरीना ने अपना ट्विटर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया।
इसके बाद व्हाइट हाउस ने भी इस ऑनलाइन प्रताड़ना की निंदा की। ये स्वीकार करने योग्य नहीं है और हम किसी भी पत्रकार पर इस प्रकार के उत्पीड़न की कड़ी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है जिन पर हमने पिछले दिनों राजकीय दौरे पर बात की है। यह देख सुनकर डीएनए में घुसा हुआ लोकतंत्र कसमसाने लगा। अब आगे बढ़ चलते हैं। इन दिनों सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। बड़ा मतलब इसके लिए टेंडर वेंडर निकाले जा रहे हैं। ये सब काम मार्च महीने में हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए एक नोटिस जारी कर टेंडर भरने की प्रक्रिया आदि की जानकारी दे दी थी। इसके बाद किन लोगों ने टेंडर भरा, किन को चुना गया, इनसे सरकार क्या काम लेगी, यह सब किसी को नहीं पता। हमको भी नहीं पता, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। इस बीच कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अचानक से लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे। बड़े बड़े काबीना मंत्री उनके पॉडकास्ट पर पहुंचने लगे। ऐसे दो तीरंदाज हमारे सामने आए। एक है रणबीर इलाहाबादिया और दूसरे हैं राज समानी। लोगों ने खंगालना शुरू कर दिया कि शायद 7 मार्च को राजीव चंद्रशेखर जी के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इन्फ्लुएंसरों की खोज पूरी हो गई। ऐसा सोचने की वजह भी बहुत जायज़ थी। इलाहाबादिया, जिनका बियर बाइसेप्स नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उनके यहाँ राजीव चंद्रशेखर, एस जयशंकर, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल के लंबे लंबे इंटरव्यू प्रकाशित हुए। उधर शमानी बाबू के यहाँ भी नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू चला। Most successful YouTuber in the country, if not the world. Thank you. Or the first YouTuber switches to politics and gets mentored by Piyush Goyal to like. It's an interesting proposition. You got me there. आप पे आरोप है कि आपने PUBG बैन किया. That's true. बैन किया है और हम हमारा in a sense duty to all of you is to keep the internet safe. We want to make sure that for the 120 crore Indians who are on the internet is always safe. Why are you doing this podcast? You know, I'm doing this podcast one because I like you. स्टार्ट कहाँ से हुआ? आप पॉलिटिक्स में आए कैसे? 17 साल की उम्र में मैं जेल में था, इमरजेंसी में। जेल से निकल के फिर हमने जनता पार्टी का काम किया। जो लोग जेल जाते हैं वो अच्छे लीडर्स बन जाते हैं आगे चल के। राजस्थान के रोड्स भी यूएस जैसे रोड्स हो जाएंगे। तो ऐसा जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो, ये सब डेटा बैक्ड होते हैं। कॉन्क्रीट बात करता हूँ, मेरे बहुत वीकनेसेस है, वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं मीडिया से करता हूँ। ज्यादा कचौधर न होती, लेकिन दोनों ने खुद ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा को प्रेजेंटेड बाय mygov.in। mygov.in मोदी जी का दिल अजीज प्रोजेक्ट है। इसके तहत नीतिगत मसलों पर आम लोगों की सलाह ली जाती है। अब दोनों ने को प्रेजेंटेड बाय mygov.in हटाकर कोलैबोरेटेड विद mygov.in कर दिया है। बहरहाल इसी के मद्देनज़र खुसर पुसर होने लगी कि क्या जनता के पैसे से इन्फ्लुएंसर्स को ही इन्फ्लुएंस करने में लगी है सरकार और अपना प्रचार प्रसार मुफ्त में करवा रही है। सफाई आई कि इन दोनों का उस टेंडर से कोई लेना देना नहीं है और न ही इन लोगों ने सरकार से कोई पैसा लिया है। अभी यह रायता ठीक से सिमटा भी नहीं था कि एक और इन्फ्लुएंसर ने सीधे भारत सरकार का ही इस्तेमाल एक अखबारी विज्ञापन में कर लिया। यहाँ फिर से संकट में वही राजीव चंद्रशेखर और उनका मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। उनके मंत्रालय और G20 के लोगों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। फिर किचकिच हुई, तब मंत्री जी की सफाई आई। स्पष्ट करने के लिए ये किसी भी व्यक्ति या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अनुमोदन नहीं है। भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी डिजिटल मंचों को सुरक्षित, विश्वस्त और जवाबदेह इंटरनेट के बारे में जागरूक बनाने को प्रोत्साहन देता है और इनको लेकर की जाने वाले सभी प्रचार या हिमायत को सहयोग देता है, लेकिन वो अनुमोदन नहीं है। इस प्रकार के हिमायती विज्ञापनों से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए मैंने सरकारी लोगों के निजी इकाइयों द्वारा ऐसे प्रचारों में इस्तेमाल पर ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा है। बहरहाल ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सरकार की चाहे जो भी योजना और नीति हो, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अपेक्षित रहेंगे। सरकार अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एजेंसी को हायर करने की नीति बना रही है तो उसमें चयनित लोगों में डाइवर्सिटी की क्या स्थिति है, इसके लिए कितना बजट आवंटित है, इनका वास्तविक काम क्या होगा। और एक बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर सरकार इस तरह से व्यक्तिगत लोगों को प्रचार प्रसार के लिए चुनेगी तो मुख्यधारा पत्रकारों का क्या होगा। क्या यह मुख्यधारा मीडिया और पत्रकारों को दरकिनार करने की रणनीति है। अंततः सरकार की कृपा से चुने गए इन्फ्लुएंसर किसी पत्रकार से ज़्यादा समर्पित होंगे, सरकार की स्क्रिप्ट पर अमल करेंगे, उनके दाएं बाएं जाकर सवाल पूछने की संभावना शून्य रहेगी।
बहरहाल ये सब आशंकाएं हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन्हें दूर कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो ऐसे भी नहीं करते। अब इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट मोजो स्टोरी से है। यह विस्तृत रिपोर्ट कोटा में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस्मत आजमाने वाले युवा छात्रों की है, जो देश भर से यहाँ पहुँचते हैं। हाल ही में यहाँ एक छात्र ने फिर से आत्महत्या कर ली और देश का ध्यान कोटा की ओर चला गया। राजस्थान के कोटा जिले में हर साल लगभग 1 से 1.5 लाख नए छात्र सुनहरे भविष्य का सपना लेकर पहुंचते हैं। यहाँ की महंगी फीस और गलाकाट स्पर्धा का दबाव सबके सपनों को वह परवाज नहीं दे पाता, जिसकी उन्हें और उनके परिवार को आशा रहती है। 12 के बाद दो ही चीज़ करते हैं कि मैथ लें या साइंस लें, इसी में रह जाते हैं। ये तो सोचते नहीं कि आगे क्या करना है, तो इस पर सोचते हैं कि पहले मैथ लें कि बायो लें। कुछ तो होते हैं दोनों ले जाते हैं और सोचते हैं कि अब दोनों ले लें, अब क्या करें। पर ईयर 3-4 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं अगर आप एलन से पढ़ रहे हो तो फीस मिला के और खाने पीने रहने के मिला के। बहुत बच्चे के पास ड्रॉप का ऑप्शन नहीं रहता है, फिर वो क्या ही करेंगे, सुसाइड ही करना पड़ता है यार। सुसाइड सालाना 10 बार करते हैं। एक साल का मेरा 2018-17 में 20 का एवरेज था। पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि मतलब दे हैव बीन कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग अस, तो वो कब तक करेंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।